स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जी के पॉइंट पर। और आज की इंपॉर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड एग्जाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिलते हैं। हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जी के, करंट के क्वेश्चन भी हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हैं, हिंदी के क्वेश्चन हैं। जो आपका यूकेपीसीएस सिलेबस बना रहा है उसी पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। तो वीडियो को जल्दी जल्दी सभी शेयर कर देंगे भाई। सभी का वेलकम है आपका क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, देखिए जो नंबर सीरीज है आपके, देखिए जैसे कि 93 यहाँ पर दिया है। ये क्वेश्चन अलग अलग से लिए जाते हैं, इसलिए इनका सीरीज चेंज नहीं होता है, क्योंकि पूरा प्रैक्टिस सेट अलग अलग प्रैक्टिस सेटों में से बनाया जाता है। ठीक है, तो आप सीरीज नंबर पे ना जाएं, आप केवल क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, बताइए भैया दीदी। ए ऑप्शन है एक्सटर्नल, बी ऑप्शन है इंटरनल, सी ऑप्शन है वोल्टाइल, और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। बताइए भैया जल्दी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है भाई फ्लॉपी डिस्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। बताइए भाई जल्दी। ए ऑप्शन है सीपीयू, बी ऑप्शन है रैम, सी ऑप्शन है रोम, और डी ऑप्शन है सीडी रोम। बताइए भाई जल्दी। पीसी की फुल फॉर्म होती है, बताइए जल्दी, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, रैम। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी बताइए। सॉरी, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू की बताइए जल्दी जल्दी सभी। सीपीयू की फुल फॉर्म बताइए जल्दी जल्दी सभी। सीपीयू की फुल फॉर्म बताइए जल्दी सभी। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रोम की फुल फॉर्म बताइए जल्दी जल्दी सभी। इतना समय नहीं है, जल्दी जल्दी। सभी का वेलकम है अभी क्लास में। वीडियो को शेयर कर दें भाई सभी। तो देखिए रोम की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम की फुल फॉर्म बताइए सभी। सीडी रोम की फुल फॉर्म बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए। 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर के आपके कनिक सहायक में। तो सीडी देखिए, सीडी कंपैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, बताइए भाई जल्दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। ए ऑप्शन है विलियम इंग्लिश, बी ऑप्शन है डगलस एंजलवर्ट, सी ऑप्शन है रॉबर्ट जवाकी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, जल्दी बताइए। तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था भाई, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई। ठीक है, डगलस एंजलवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है भाई आपका। चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है, जमीन पर खड़े एक प्रत्यक्ष के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देता है। बताइए जल्दी। कोई गाड़ी है, चलती गाड़ी से कोई पत्थर फेंका जाता है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वो जो पत्थर फेंका जाता है वो उसे का जो पथ लेता है वो रास्ता कैसा लेता है भाई, कौन सा रास्ता दिखाई देता है, किस तरीके का पथ लेता हुआ दिखाई देगा। ए ऑप्शन है ऊपर से नीचे की ओर रिजु रेखीय पथ, बी ऑप्शन है वर्तुल पथ, सी ऑप्शन है परवलय पथ, और डी ऑप्शन है आपका अति परवलय पथ। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए जब चलती गाड़ी से कोई पत्थर फेंका जाता है या कोई वस्तु फेंकी जाती है, तो जो नीचे
जो नीचे प्रत्यक्ष यानी कि कोई स्थान होता है वहां पर कोई खड़ा व्यक्ति है या प्रत्यक्ष के लिए जो वो पथ धारण करता है तो कौन सा करता है, परवलयकार। ठीक है, जैसे इस तरीके से कोई गाड़ी चल रही है, यहां से जो फेंकेगा तो इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो परवलयकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीनोमीटर क्या मापने के काम आता है? बताइए जल्दी। एनीनोमीटर क्या मापने के काम आता है? ए ऑप्शन है पवन की दिशा, बी ऑप्शन है पवन का वेग, सी ऑप्शन है दाब की प्रवणता, डी ऑप्शन है पवन की गति और समय। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जिसका बी है वो सही है भाई। ठीक है, पवन का वेग सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति, ये ऑप्शन है कम हो जाती है, बी ऑप्शन है बढ़ जाती है, सी ऑप्शन है अनंत हो जाती है और डी ऑप्शन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। मान कोई व्यक्ति है वो यहाँ पर देखिए झूलने का काम है, ठीक है, बैठ के झूल रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर इस बिंदु से इस बिंदु तक झूल रहा है, लेकिन जब वो इसी झूले पर खड़ा होकर झूलता है तो उसकी देखिए उसकी जो आवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो अधिक तेजी से झूलेगा, फिर क्या होगी, आगे तक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, मिलेगा ये क्वेश्चन एग्जाम में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है बिहार। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, मध्य प्रदेश में हुआ है भाई। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? ए ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है बेल्जियम, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है भारत। बताइए भाई जल्दी। देखिए उड़ीसा में हुआ था भाई इनका आयोजन। ठीक है, ओडिशा में इनका आयोजन हुआ था हॉकी विश्व कप 2023 का, इसलिए और ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन यही बन सकता है कि हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने, और भारत में कहां हुआ? उड़ीसा में। ठीक है, तो देखिए इसमें जो जीता है वो कौन जीता है भाई? जिसका ए आंसर है वो सही है भाई। ठीक है, जर्मनी। ठीक है, हॉकी विश्व कप 2023 में किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है, और बेल्जियम यहां पर उप विजेता रही है। किसे हरा? देखिए बेल्जियम क्या है यहाँ पर? उप विजेता, मतलब हारी है। ठीक है, हारी कौन है? बेल्जियम, और जीती कौन है? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए भाई जल्दी। देखिए संज्ञा भी आपके पेपर में 2 से 3 आएंगी भाई। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? ए ऑप्शन है द्रव्यवाचक, बी ऑप्शन है समूहवाचक, सी ऑप्शन है जातिवाचक, डी ऑप्शन है आपका व्यक्तिवाचक। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। तो यमुना किस प्रकार की संज्ञा है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जिसका डी है वो सही है भाई, व्यक्तिवाचक। ठीक है, यमुना क्या है? नदी का नाम है भाई। ठीक है, देखिए द्रव्य तो है नहीं, द्रव की बात तो चल नहीं रही है, तो द्रव्यवाचक नहीं है। समूह की बात है, समूह की बात भी नहीं चल रही है। जातिवाचक है, किसी जाति का बोध नहीं करा रही है, तो ये क्या है? व्यक्ति। देखिए नाम जो होते हैं व्यक्ति के होते हैं, इसलिए जो भी देखिए दुनिया में जितने भी नाम है वो सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर आप कुछ भी याद ना रहे, अगर वो मालूम करें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो आपको सीधा लगाना है दुनिया में जितने भी नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? बताइए भाई। देखिए वहां पर यमुना मालूम कर लिया था, यहाँ नदी दे दिया ऑप्शन में, नदी का मालूम कर लिया कि नदी कौन सी संज्ञा है। ए ऑप्शन है जातिवाचक, बी ऑप्शन है भाववाचक, सी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक और डी ऑप्शन है समूहवाचक। बताइए जल्दी जल्दी, इतना समय नहीं है भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए।
तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए नदी, यहाँ पर नदी किसी का नाम नहीं है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है भाई, ठीक है। नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नदी का जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक है। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने पढ़ा यमुना, अब जैसे गंगा, अगर आपसे गंगा मालूम करता है तो व्यक्तिवाचक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी में कौन सा समास है, बताइए जल्दी। देखिए कनिक सहायक में आपके 2 से 3 समास भी मिलेंगे भाई, कनिक सहायक में मिलने हैं भाई, बाकी आपके वन विभाग में नहीं है। विद्यार्थी में कौन सा समास है, ए ऑप्शन है तत्पुरुष, बी ऑप्शन है कर्मधारय, सी ऑप्शन है बहुब्रीहि और डी ऑप्शन है आपका द्विगु। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी में कौन सा समास है भाई, तो देखिए इसका पहला वाला आंसर ही सही है भाई, ठीक है, तत्पुरुष समास है विद्यार्थी में, ठीक है, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर में कौन सा समास है भाई, बताइए जल्दी भाई। परमेश्वर में कौन सा समास है, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए परम, परम है जो ईश्वर, कर्मधारय समास है इसमें, ठीक है। परम है जो, देखिए है और जो अगर आपको लगवा मिल जाए, है और जो, किस कोई आपको वाक्य दिया जाए और उसमें दिया जाए है जो, अगर ये शब्द आपको जुड़ के मिल जाए तो सीधा कर्मधारय समास है, ठीक है। अगर अगर है जिसका आ जाए, है जिसका आ जाए, ठीक है जिसका, तो जिसका आने पर आपका बहुव्रीहि समास में जाएगा भी, ठीक है, जिसका आने। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, बताइए भाई जल्दी। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है सिक्किम और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। बताइए भाई जल्दी, जल्दी बताइए। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, जल्दी बताइए। तो भारत में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं भाई, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है, ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है। सीएम, देखिए सिक्किम, सी वाला आंसर सही है। सिक्किम में लोकसभा सीट कितनी है, 1, ठीक है। सिक्किम में लोकसभा सीट कितनी है भाई, 1 लोकसभा सीट है, इसलिए सबसे कम लोकसभा सीट किस में है भाई, सिक्किम में है, ठीक है। देखिए गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा में 2 हैं भाई, ठीक है, गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं, तेलंगाना में 17 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, तो सबसे कम किस में है, सिक्किम में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जब आप देखो, आपको बताना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार आ चुका है। ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है, ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बी ऑप्शन है इफिशियंट फॉरिन ट्रांसफर, सी ऑप्शन है इफेक्टिव फंड ट्रांसफर और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक फॉरेन ट्रांसफर। बताइए भाई जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए भाई। ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है, जल्दी बताइए। ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। जब बैंक में जाते हैं तो वहां पर ट्रांसफर करने के लिए देखिए ईएफटी कराते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, ठीक है, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था, बताइए भाई जल्दी। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था, ए ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी ऑप्शन है 7वीं पंचवर्षीय योजना, सी ऑप्शन है 4थी पंचवर्षीय योजना और डी ऑप्शन है 9वीं पंचवर्षीय योजना। बताइए भाई जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए। रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू किया गया था, जल्दी जवाब दीजिए। बताइए जल्दी,
तो देखिए रोलिंग प्लान जो शुरू किया गया था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना, ए वाला आंसर इसका सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान शुरू किया गया था, क्योंकि भारत की सबसे सफल योजना थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, और इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसने अपना लक्ष्य 1 साल पहले ही पूरा कर लिया था। उसके बाद रोलिंग प्लान चलाया गया था, ठीक है, लगभग 2 साल का था, जिसे छठी योजना कहा जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना नहीं, छठी योजना कहा जाता है, ठीक है। तो रोलिंग प्लान को ही छठी योजना कहा जाता है, और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से प्रारंभ होगी भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, छठी योजना रोलिंग प्लान को बोला जाता है, और छठी पंचवर्षीय योजना अपने क्रम में ही चलेगी, वो 1980 में चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए भाई जल्दी, बताइए जल्दी जल्दी बताइए भाई। लॉर्ड लिनलिथगो, बी ऑप्शन है लॉर्ड बेवल, सी ऑप्शन है लॉर्ड बिलिंगडन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। बताइए जल्दी। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय था, तो जिसका देखिए ए है वो सही है भाई, ठीक है। ए वाला आंसर इसका सही है, लॉर्ड लिनलिथगो ही उस समय भारत के वायसराय थे। देखिए अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, इन सभी के समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे किस आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजी गई अंतिम योजना कौन सी थी? बताइए भाई जल्दी जल्दी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत भेजी गई अंतिम योजना कौन सी थी? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजी गई अंतिम योजना कौन सी थी भाई? लॉर्ड माउंटबेटन योजना, यानी कि माउंटबेटन योजना थी, 1947 में भारत आई थी, और इसी के द्वारा भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भारत के प्रथम वायसराय किसे बनाया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाया गया था, और स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल है सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अगर बात करते जाते हैं स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? बताइए जल्दी जल्दी। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? ए ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन है लॉर्ड बेबल, सी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, और डी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बताइए जल्दी भाई। तो सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ही सती प्रथा को समाप्त किया गया था, और इनके साथ जो भारतीय थे राजा राम मोहन राय भी इनके साथ में थे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, बी ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्र, और सी ऑप्शन है आपका तृतीयक क्षेत्र। और इन क्षेत्रों को आप कप के अनुसार याद रख सकते हैं। सी देखिए कप इस तरीके से, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में इस कप ट्रिक के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप रख सकते हैं। तो पहले आप इसका जवाब दीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती थी? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। जिसका ए है वो सही है, प्राथमिक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक मतलब पहला, द्वितीयक मतलब दूसरा, और तृतीयक मतलब तीसरा। ये भी क्या है? के मतलब पहला, यू मतलब दूसरा, और पी मतलब तीसरा। के का मतलब है कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आती थी भाई? कृषि आती थी। तो भारत में जो सबसे ज्यादा जीविका उपलब्ध होती थी वो किससे होती थी? प्राथमिक क्षेत्र से, और आज भी होती है, ठीक है। अगर आपसे मालूम किया जाता है कि भारत है, भारत की जीविका का मुख्य आधार क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि है भाई, ठीक है। तो इसका
कैसे क्या हो जाएगा कृषि, यू से हो जाता है आपका उद्योग, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं आपके उद्योग, जिसमें उत्तराखंड को सबसे आमदनी होती है भाई, ठीक है। अगर आपसे मालूम किया था कि उत्तराखंड को किस क्षेत्र से आय प्राप्त होती है, तो देखिए दूसरे द्वितीय क्षेत्र से आय प्राप्त होती है, ठीक है। और तीसरा आपका क्षेत्र है आपका पी से आ जाएगा आपका परिवहन, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है आपका परिवहन आता है। तो आप इसे कब से याद रख सकते हैं, के से कृषि, यू से उद्योग और पी से परिवहन। ये आपके क्षेत्र मालूम कर सकता है कि परिवहन कौन से क्षेत्र में आता है, उद्योग कौन से क्षेत्र में आते हैं और कृषि कौन से क्षेत्र में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं, बताइए जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। ए ऑप्शन है 36 से 51, बी ऑप्शन है 30 से 49, सी ऑप्शन है 42 से 56 और डी ऑप्शन है 28 से 48। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो देखिए जिसका ए है वो सही है भाई। 36 से 51 तक क्या आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, जल्दी बताइए भाई। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किस भाग में है भारतीय संविधान के, तो भाग 4, ठीक है। किसमें है, भाग 4। अगर आ जाता है भाग 4 के, तो भाग 4 के में क्या है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। भाग 4 के में क्या आ जाएगा आपका, मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे भाई, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के में आ जाएंगे और अनुच्छेद आएगा मौलिक कर्तव्यों का तो 51 के आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षदेव जोशी चंद वंश के किस राजा के दीवान थे। ए ऑप्शन है मोहन चंद, बी ऑप्शन है दीपचंद, सी ऑप्शन है भानचंद और डी ऑप्शन है महेंद्र चंद। बताइए भैया जल्दी। हर्षदेव जोशी चंद वंश के किस राजा के दीवान थे, तो किस राजा के दीवान थे भाई, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, दीपचंद, ठीक है। किस राजा के दीवान थे, दीपचंद के दीवान थे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल की रात घटना क्रम किस गोरखा सूबेदार के समय हुई थी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। जैसे भारत में काल कोठरी की घटना हुई थी, ब्लैक होल त्रासदी हुई थी, उसी तरीके से गोरखा काल में यानी कि उत्तराखंड में गोरखा काल में मंगल की रात घटना क्रम हुआ था, ठीक है। और जैसे हम कह सकते हैं भारत में एक तरीके से चोरा चोरी कांड भी हो सकता है, उससे भी संबंधित कह सकते हैं, वैसी ही घटना थी, क्योंकि इसमें भी लोगों को मारा गया था, चोरा चोरी कांड में भी लोगों को मारा गया था और काल कोठरी वाली जो घटना थी उसमें भी चोरों को मारा गया था। तो आपको बताना है मंगल की रात घटना क्रम किस गोरखा सूबेदार के समय हुई थी। ए ऑप्शन है काजी नरसिंह, बी ऑप्शन है अमर सिंह थापा, सी ऑप्शन है बाम शाह या हम कह सकते हैं बम शाह और डी ऑप्शन है जोगामल शाह। बताइए भाई जल्दी। मंगल की रात घटनाक्रम किस गोरखा सूबेदार के समय हुई थी, जल्दी बताइए। तो देखिए मंगल की रात में लोगों की हत्या की गई थी और लोगों को जो पुरुष होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, नर, ठीक है। तो नर क्या होते हैं, काजी नरसिंह, ठीक है। इसका ए वाला आंसर सही है, काजी नर शाही, ठीक है। नरसिंह शाही कह सकते हैं, काजी नर शाही भी आता है इनका नाम, ठीक है। काजी नर शाही के समय ही मंगल की रात की घटना हुई थी, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। कुमाऊं का पहला सूबा कौन था, बताइए जल्दी। ये भी आपके लेखपाल बीर पटवारी के पेपर में था क्वेश्चन। कुमाऊं का प्रथम सूबा कौन था, तो कौन था भाई, जोगामल शाह था, ठीक है। जोगामल शाह प्रथम था, काजी नरसिंह दूसरा सूबा था कुमाऊं का और अजब सिंह, ठीक है, अजब सिंह तीसरा सूबा था कुमाऊं का भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा नदी कहां से निकलती है। ए ऑप्शन है बंदरपूंछ ग्लेशियर, बी ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर, सी ऑप्शन है सतोपंथ ग्लेशियर और डी ऑप्शन है नामिक ग्लेशियर। बताइए भाई जल्दी 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 बताइए, अलकनंदा नदी कहां से निकलती है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, जिसका सी है वो सही है भाई, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और उत्तराखंड में इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है भाई, ठीक है। अलकनंदा की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में, 195 किलोमीटर है और सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम है, बताइए भाई जल्दी जल्दी। कंप्यूटर
हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम है? ए ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है कंपाइलर, और सी ऑप्शन आपका कंट्रोलर, और डी ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बताइए भाई जल्दी जल्दी। कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम है। जल्दी जवाब दीजिए सभी, इतना समय नहीं है भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका डी वाला आंसर सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ए ऑप्शन है सतलज, बी ऑप्शन है चंबल, सी ऑप्शन है महानदी, डी ऑप्शन है सोन नदी। बताइए जल्दी भाई। तो हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, महानदी पर अभी। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ है? हीरा कहाँ निकलेंगे? महानदी। ठीक है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। देखिए दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और देखिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें, जिससे आपको डेली ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या है? ए ऑप्शन है कबठा, बी ऑप्शन है तप्पड़, सी ऑप्शन है भैरताल, और डी ऑप्शन है ओडाथली। ये पिछली वीडियो में भी था क्वेश्चन। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई, ओडाथली। नरेंद्र नगर का, देखिए नरेंद्र शाह के द्वारा ही नरेंद्र नगर बसाया गया था, और उत्तराखंड का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र नरेंद्र नगर टिहरी है, और इसका जो प्राचीन नाम था वो था ओडाथली। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के लिए लोकसभा में सीटों की संख्या है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, कई बार बता भी चुका हूं, भी पीछे ही बताया है। 4, 5, 6 और 2, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, 5 सीटें हैं। देखिए ठीक है, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में एससी के लिए आरक्षित सीट कहां है? जल्दी बताइए। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से एससी के लिए आरक्षित सीट कौन सी है? एससी सीट कौन सी है लोकसभा की उत्तराखंड में? तो अल्मोड़ा लोकसभा सीट भी। ठीक है, अल्मोड़ा लोकसभा सीट। ठीक है, अल्मोड़ा लोकसभा सीट किसके लिए आरक्षित है भाई? एससी के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खतलिंग ग्लेशियर कहां स्थित है? ए ऑप्शन है पिथौरागढ़ जिला, बी ऑप्शन है टिहरी, सी ऑप्शन है, ये देखिए चमोली है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका? चमोली है ये। ठीक है, चमोली, और डी ऑप्शन है देहरादून। तो देखिए खतलिंग ग्लेशियर कहां स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, इतना समय नहीं है, जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर कहां है भाई? टिहरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीछे भी मैं आपको एग्जाम में जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी आपको बता चुका हूं, और जो क्लास में टेस्ट हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन था। बताइए जल्दी भाई, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। 1861, 1865, 1869, और डी ऑप्शन आपका 1897। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, देखिए जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, 1869 में। और 1869 में जब कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की गई थी, तो इसका जो नाम था, प्राचीन जो नाम था, बताइए प्राचीन नाम क्या था इसका? बताइए जल्दी भाई, बताइए। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्राचीन नाम क्या था? जल्दी बताइए। तो क्या नाम था भाई इसका? चौबटिया उद्यान। ठीक है, प्राचीन नाम क्या था इसका? चौबटिया उद्यान था, और 1909 में इसका नाम क्या कर दिया गया? कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन कर दिया गया था भाई। ठीक है, ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन, कुछ मौखिक रूप से बताए गए, कुछ आप लोगों से मालूम किए गए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो चैनल में पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।